यात्रा चल रहा है। यात्रा आप जो है अरविंद केजरीवाल जी पुराने साथी है, आप कानून के रखवाले हैं और वो कहते हैं कि नोट पर जो है गणेश जी का, लक्ष्मी जी का फोटो चाहिए। तो फिर मुस्लिम समाज के लोग कह देंगे कि प्रॉफिट साहब का चाहिए, फिर हिंदू समाज के और सारे साथी कह देंगे कि अंबेडकर जी का फोटो चाहिए। तो एक नोट छापने के लिए तो तकरीबन कई लोग जो है देवी देवता या भगवान या अल्लाह का फोटो जरूरी हो जाएगा। तो ये जब आपने ये बयान सुना तो आपको हंसी उठा या ऐसा लगा कि यार एक पद पर बैठा हुआ आदमी किस तरह से इस तरह की बात कर सकता है? अन्ना हजारे जी कहाँ गायब है? लोग तलाश रहे उनको, चश्मा लेके, सुरमा लेके, टोपी लेके कि भाई आ जाओ, पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए, गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो गए। शहाबुद्दीन साहब जब रिलीज हुए थे तो आपने सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका डाली, उनको फिर से जेल हुई। फिर जब उनकी मौत हो गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रशांत जी ने कदम पहले बहुत अच्छा उठाया था कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, मगर जब उनकी अरहस्यमय मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो फिर लोगों ने पूछा कि प्रशांत जी इस मामले में सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे कि उनकी मौत कैसे हो गई। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। यात्रा का 61वां दिन है और यात्रा की खूबी यह है कि कई सारे ऐसे लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के नहीं है, ना ही किसी सियासी दल से जो है ताल्लुक रखते। प्रशांत भूषण जी है और प्रशांत भूषण जी वो व्यक्ति है जब चीफ जस्टिस के नाम से लोगों के पसीने छूट जाते हैं तो इन्होंने जस्टिस ए बोबडे के ऊपर एक ट्वीट किया और उसके बाद उस ट्वीट पर डटे रहे। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का इनके ऊपर फाइन किया और 1 रुपए अदा करने के बाद वो जो है इस पूरा मामला रफा दफा हुआ। प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये कि इस यात्रा को आप दूर से देख रहे थे तब कैसा लग रहा था और आज करीब से इस यात्रा में शामिल हुए तब आज का कैसा फीलिंग रहा? ये देखिए, दूर से भी मुझे लग रहा था कि यात्रा का एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है देश में, कि ये नफरत का जो दौर चलाया गया है भाजपा द्वारा ये ख़त्म होना चाहिए और जो असली मुद्दे हैं उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, जैसे बेरोज़गारी का है, महंगाई का है, वगैरह वगैरह। तो आज पास से देखने में भी यही बात लगी कि हाँ, ये मैसेज तो जा रहा है। लेकिन ये भी लगा देखने में कि भाई जो पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं उसमें सिर्फ लोगों के पर्सनैलिटीज़ वगैरह ज़्यादातर दिख रहे हैं, और जो भारत जोड़ो यात्रा का जो असली मैसेज है कि भाई इस देश में तरह तरह के लोग रहते हैं और इनकी यूनिटी ही हमारी सफलता है, हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की, वो वाला मैसेज पोस्टरों में उतना नहीं दिख रहा। तो आप ये कांग्रेस को सजेशन देना चाहिए? मैंने दिया सजेशन, राहुल को भी दिया कि भाई ये मैसेजिंग थोड़ी ज़्यादा इस पर फोकस होनी चाहिए जो असली मुद्दे हैं, और ख़ासकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला। तो उन्होंने तुरंत अपने लोगों को बोला कि हाँ, ये पोस्टरों की मैसेजिंग थोड़ा बदलनी चाहिए, और जो गाने वाने भी साथ में बजते रहते हैं गाड़ियों में, उसमें भी उस तरह के गाने बजने चाहिए। आज़ादी वाले, सिर्फ आज़ादी वाले नहीं, कि इस देश की जो भिन्नता है यही हमारी स्ट्रेंथ है, और जो असली मुद्दे हैं इस देश के, बेरोज़गारी और महंगाई वगैरह के, वो सब सामने आने चाहिए। तो यात्रा चल रहा है। यात्रा आप जो है अरविंद केजरीवाल जी पुराने साथी है, आप कानून के रखवाले हैं और वो कहते हैं कि नोट पर जो है गणेश जी का, लक्ष्मी जी का फोटो चाहिए। तो फिर मुस्लिम समाज के लोग कह देंगे कि प्रॉफिट साहब का चाहिए, फिर हिंदू समाज के और सारे साथी कह देंगे कि अंबेडकर जी का फोटो चाहिए। तो एक नोट छापने के लिए तो तकरीबन कई लोग जो है देवी देवता या भगवान या अल्लाह का फोटो जरूरी हो जाएगा। तो ये जब आपने ये बयान सुना तो आपको हंसी उठा या ऐसा लगा कि यार एक पद पर बैठा हुआ आदमी किस तरह से इस तरह की बात कर सकता है? ये तो अरविंद के बारे में मैं काफ़ी दिन पहले समझ गया था कि वो अगर उसको मौका मिले तो वो कोशिश करेगा कि बीजेपी को भी पछाड़ दे, ये धार्मिक हिंदू अपने आप को दिखाने के दौड़ में। तो इसलिए वही कर रहा है जो मुझको पता था कि भाई जब इसको मौका मिलेगा इस तरह की बातें करेगा। ये तो बिल्कुल बेहूदी चीज़ है ये कहना कि भाई नोट पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लगा दो वगैरह। ये तो सिर्फ भाजपा के साथ, जिसको कहते हैं कि कम्पिटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स और कम्पिटिटिव रिलीजियस पॉलिटिक्स, उसमें उतर गया है। मार्कंडे काटजू सर ने एक हफ्ते पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि यात्रा बड़ा सफल है मगर यात्रा जो है मजबूत नहीं होगा। उसके पीछे उन्होंने कारण ये बताए कि लोगों के मन में इतने नफरत भर चुके हैं कि अब यात्रा सक्सेसफुल है मगर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जब आए हैं तो क्या लगता है कि जो नफरत की राजनीति 2014 से लगातार चल रही है, उससे पहले से चल रही, तो वो खत्म करेगी इस यात्रा?
नहीं, यात्रा सिर्फ ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन यात्रा से एक शुरुआत होगी। उसके बाद जनता को खुद ये चीज़ अपने हाथ में लेनी होगी कि भाई भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, ये मैसेज जनता को खुद अपने हाथ में लेना होगा। लेकिन इस यात्रा से उस मैसेज की शुरुआत ज़रूर हो रही है। राहुल गांधी कितने निखरे लगे आपको? 2014 में सरकार गिराने वालों में से आप एक थे और आज सरकार के खिलाफ हैं आप, तो राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं अभी इस पूरे यात्रा में आपको? देखिए, वो सरकार में तो क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो गया था, जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी, तो इस वजह से हम लोगों ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा था, लेकिन और लोकपाल बनाने का। लेकिन राहुल गांधी को तो जितना अभी तक मैंने देखा है और जो आज भी देखा, उससे लगता है कि नेक दिल के इंसान हैं और हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं। अन्ना हजारे जी कहाँ गायब है? लोग तलाश रहे उनको, चश्मा लेके, सुरमा लेके, टोपी लेके कि भाई आ जाओ, पेट्रोल के दाम 100 रुपये हो गए, गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो गए। तो कभी मुलाकात नहीं हुई? अभी उस पूरे लोकपाल बिल तो पास हुआ नहीं हुआ वो तो एक अलग विषय है, अभी मुलाकात अन्ना जी से कभी नहीं हुई आपकी? नहीं, हाल में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। असल में अन्ना जी को कोई भी अभियान चलाने के लिए कोई संगठन चाहिए। उस समय अरविंद ने संगठन प्रोवाइड किया था और बाद में ये पता लगा कि पीछे से उसमें आरएसएस वगैरह की भी ताकत लगी हुई थी। आज जो इस देश में जो कुछ भी चल रहा है, जो महंगाई और जो तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके खिलाफ अगर अभियान उनको अगर चलाने का मन भी हो, तो जब तक कोई संगठन साथ में ना हो, अरविंद वगैरह ने तो पॉलिटिकल पार्टी बना ली, वो तो अपनी अब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो इसलिए। आप लगातार कटाक्ष करते रहते हैं सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। इसी सरकार में जस्टिस लोया जैसे लोगों की हत्या होती है, तो आप जब इतना मतलब कि मजबूती से कटाक्ष करते हो, तो आपको कभी डर फील नहीं होता है कि कभी ऐसा वक्त आए कि मेरे ऊपर भी कभी हमला हो जाए? क्योंकि पॉसिबल है ना, जस्टिस लोया जब सलामत नहीं हो तो आप जैसे लोगों के लिए भी तो ये खतरा बना रहता है। नहीं, मुझे तो ऐसा कभी कोई डर तो नहीं लगा। मतलब ऐसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, और अगर आप उसी से डर जाएं तब तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। मोदी तो सरकार में कोर्ट कचहरी कितना बर्बाद या अच्छा या खराब हुआ? मोदी सरकार के समय तो कचहरी कोर्ट जो है बिल्कुल ही चरमरा गया था, लेकिन अब हाल में कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि थोड़ा उठा है और उम्मीद है कि अब और उठता रहेगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, शहाबुद्दीन साहब जब रिलीज हुए थे तो आपने सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका डाली, उनको फिर से जेल हुई। फिर जब उनकी मौत हो गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रशांत जी ने कदम पहले बहुत अच्छा उठाया था कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, मगर जब उनकी अरहस्यमय मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो फिर लोगों ने पूछा कि प्रशांत जी इस मामले में सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे कि उनकी मौत कैसे हो गई? देखिए, हर चीज़, मुझे तो ये हर चीज़ पता भी नहीं लगती कि भाई शहाबुद्दीन साहब की मौत हो गई या नहीं हो गई। जब मुझे कोई सूचना मिलती है कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, कि भाई ऐसा भयंकर क्रिमिनल जो है उसको छोड़ा जा रहा है या उसको बेल ना मिले, तब मैं कोर्ट में जाता हूँ, तब मैं कुछ करता हूँ। अगर कोई मेरे सामने ये बात लाए कि भाई शहाबुद्दीन साहब की मौत गलत तरीके से हो गई, तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी के साथ बिताया वक्त को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, खराब, या अपने दौर का एक ऐसा वक्त जिसको आप भुलाना चाहें? मुझे लगता है कि उस पूरे मूवमेंट का जो अंतिम हश्र जो हुआ, वो गलत दिशा में चला गया, क्योंकि उसी से ये मौजूदा मोदी की सरकार बन गई, उसी के बल से, जिससे कि और ज़्यादा नुकसान हो गया। वैसे तो खैर एक बहुत अच्छा मूवमेंट खड़ा हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें बहुत सारे युवा जुड़ गए थे, लेकिन दो जो उसके परिणाम हुए, एक तो अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाकर और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बजाय एक बिल्कुल कन्वेंशनल से भी घटिया पॉलिटिक्स अपना ली, उससे बहुत नुकसान हुआ। और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी युवकों में, वो सब ऊर्जा ख़त्म हो गई।
तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि शायद उस मूवमेंट का इन द लॉन्ग पूरी एनालिसिस अगर करें तो शायद नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ। तो प्रशांत भूषण जी से लगातार बातचीत हो रही थी, यात्रा में चल रहे हैं और राहुल गांधी के लिए इन्होंने कहा कि नेक दिल इंसान है। आप देखते हैं कि 2024 में उस नेक दिल इंसान को लोग कितना स्वीकारते हैं और क्या सत्ता परिवर्तन सामने आई। लेकिन एक ऐसा मंजर भी भारत जोड़ो यात्रा में सामने आया जो बेहद खूबसूरत था और इसने कई मायने दे दिए। जलती हुई मशाल, ये क्या है? जलती हुई मशाल वो चुनाव चिन्ह है जिस पर उपचुनाव को जीता उद्धव ठाकरे ने। ये उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी जीत मानी गई। आपको याद होगा ऋतुजा लटके ने कहा था जलती हुई मशाल के साथ ही चुनाव लड़ूंगी। जलती हुई मशाल एक तरीके का प्रतीक बन गया। ये धनुष बाण किसके पास जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहा। असली शिवसेना किसकी होगी, बहुत बड़ा सवाल रहा। लेकिन उपचुनाव के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि नाम और चुनाव चिन्ह बेशक बदल जाएं, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे, शिंदे, बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है, इसी मकसद के साथ में चुनाव होने वाला है। इस सब के बीच में राहुल गांधी की महाराष्ट्र में एंट्री हुई। अब राहुल गांधी की एंट्री का इस जलती हुई मशाल से क्या लेना देना है? राहुल गांधी की एंट्री जलती हुई मशाल के साथ ही महाराष्ट्र में हुई है। बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। इसी जलती हुई मशाल के साथ में राहुल गांधी एंटर हो रहे हैं। अब देखना होगा कि उद्धव और राहुल कितना साथ साथ में आते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच गई। जो यात्रा 2 महीने पहले कन्याकुमारी से शुरू हुई थी वो कर्नाटक से तेलंगाना और महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखते ही राहुल गांधी ने आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज, बसवेश्वर महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, अहिल्या देवी होलकर, अन्ना भाऊ साठे और इन तमाम प्रतिमाओं पर यहाँ पर माल्यार्पण किया। इन्हें महाराष्ट्र का अंदाज देखने को मिला। मराठा संस्कृति जो है वो एकदम अलग है, जुदा है, और राहुल को उसका स्वाद चखने का मौका मिला जैसे ही वो महाराष्ट्र में एंटर हुए। जबरदस्त स्वागत उनका हुआ, जोरदार स्वागत हुआ हजारों मशालों के साथ। ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। हजारों कार्यकर्ता और नेता तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर में दाखिल हुए। तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचते ही तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने नाना पटोले को तिरंगा झंडा सौंपा और इस मौके पर राहुल गांधी का मराठा अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया। अब ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया जलती हुई मशालों के साथ में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एंट्री की और जलती हुई मशाल जो है वो पहचान बन गई है उद्धव ठाकरे की भी। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का महाराष्ट्र में भी मकसद समान ही दिखाई दे रहा। वैसे भी महाविकास अघाड़ी में दोनों पार्टियां साथ में थी। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना का मेल नहीं हो सकता, ये बाला साहब ठाकरे कहते थे। बहुत बड़ा मुद्दा एकनाथ शिंदे ने बनाया। एकनाथ शिंदे ने कहा था हमारा विरोध इसी बात पे है कि एक बेमेल गठबंधन था, कभी भी उद्धव ठाकरे को साथ में नहीं आना चाहिए था। तो उद्धव ठाकरे ने इस पर स्पष्टता कहा कि हमारे साथ धोखा हो रहा था। वो कहते हैं हमारी पीठ में छुरा भोंका गया, ये कहते हैं हमारी पीठ में छुरा भोंका गया। इनका कहना था 2.5 साल का हम लोगों के साथ कमिटमेंट हुआ था, लेकिन बीजेपी लगातार हावी होती जा रही थी और धीरे धीरे शिवसेना खत्म होती जा रही थी। लिहाजा उन्होंने महाविकास अघाड़ी में जाना उनकी मजबूरी बताया था। लेकिन जब से महाविकास अघाड़ी बनी तब से एनसीपी और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे लगातार दिखाई देते हैं, एक दूसरे के पक्ष में या समर्थन में बयान देते दिखाई देते, क्योंकि मकसद एक है बीजेपी के खिलाफ जाना। तो राहुल का मकसद भी वही है, उद्धव का मकसद भी वही है। महाराष्ट्र में दोनों अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अपनी रैलियां निकल रही हैं जिसमें आदित्य ठाकरे लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो राहुल की तो भारत जोड़ो यात्रा है जिसका प्रवेश हो गया है। अब राहुल गांधी और उद्धव कितना साथ में दिखाई देते हैं महाराष्ट्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जलती हुई मशाल इधर भी है, जलती हुई मशाल इधर भी है। दोनों मशालों का क्या कोई मेल हो पाता है? इस मौके पर राहुल गांधी ने देगलूर में हजारों की भीड़ को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की जय की घोषणा के साथ की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह गर्व की बात है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर महाराष्ट्र में पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में कई ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस सरकार केवल 4 या 5 पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। नोटबंदी ने देश में छोटे छोटे व्यवसायों को ठप कर दिया है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100 रुपए और पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कह रहे हैं। बहरहाल अभी उद्धव ठाकरे के पास भी एक बड़ा मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा बहुत निश्चित तौर पर राहुल गांधी उठा सकते हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में। ये बड़ा मुद्दा है बड़े प्रोजेक्ट्स का, चाहे वेदांता फॉक्सकॉन हो, एयरबस का प्रोजेक्ट हो, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो महाराष्ट्र से गुजरात को ट्रांसफर हो गए। इसको बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। एनसीपी इस पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे गुट तो लगातार हमला कर ही रहा है। उनका कहना है कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया। राज ठाकरे
जो कि साथ दिखाई देते हैं देवेंद्र फडणवीस के और बीजेपी के, वो तक लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात कह चुके हैं और बहुत कठोरता से उन्होंने कहा है कि ये गलत है कि आप महाराष्ट्र के बेरोजगार नहीं दिख रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात में चले जाना महाराष्ट्र से, ये सामान्य घटना नहीं दिखाई पड़ती। इसका जवाब देना चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए। हालांकि शिंदे का अपनी तरफ से इस पर बयान आया कि बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है, इंतजार करिए, कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। जो प्रोजेक्ट्स गए हैं उनके लिए भी पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो इस तरह का वाद विवाद चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी जब आए हैं तो अभी तक वो महंगाई का, भ्रष्टाचार का, गैस सिलेंडर का। हेलो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन